हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9, रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 93% फ्रेश और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है सेओजुन नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए, जिसका ट्रांसफ़र सोल से एक छोटे से टाउन में हो गया था। टाउन का एक आदमी उसे पिक करने के लिए आता है और टाउन में ले जाते वक्त उसे टाउन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। फिर आगे बढ़ने पर ऑफिसर को योंग हू मिलता है और वो सेओजुन से उसका तारुफ कराते हुए बताते हैं कि ये एक अकेला नौजवान ही इस टाउन में बचा हुआ है, जो कि इस टाउन के लगभग हर काम को संभालता है, वरना टाउन में तो ज़्यादातर मिडिल एज लोग ही बचे हुए हैं। तो अब अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद सेओजुन रात को बाहर निकल के वॉक कर रही थी। तभी उसे एक लड़की नजर आती है जो कितनी रात को अकेले ही भाग रही थी। सेओजुन उसके पीछे भागती है लेकिन उसे नहीं पकड़ पाती। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि सेओजुन अपने यूनिफॉर्म में स्टेशन की तरफ जा रही थी और तभी उसकी नज़र जाती है कुछ बच्चों पर जो कि एक अकेली लड़की को बुली कर रहे थे। सेओजुन जैसे ही उन बच्चों के पास जाती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर सेओजुन उस लड़की से उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम यूरी बताती है। सेओजुन कहती है, देखो, अगर वो लोग दोबारा से तुम्हें परेशान करें तो उनसे बता देना कि पुलिस उन्हें आकर ले जाएगी। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि न्यू चीफ के आने की खुशी में टाउन के लोगों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें सब मिलकर नाचते गाते और ड्रिंक करते हैं। पार्टी के दौरान हम देख पाते हैं कि सेओजुन बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी और वो ड्रिंक भी नहीं कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद सेओजुन घर आती है और देखती है कि सोजू खत्म हो गई है। वो कन्वीनियंस स्टोर जाती है और बहुत सारी सोजू खरीद कर पानी की बोतल में फिल कर लेती है। जी हाँ, सेओजुन पानी की जगह पर सोजू पिया करती थी। सेओजुन जब घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि योंग यूरी को मारते हुए घर ले जा रहा था। सेओजुन फौरन से उसके घर पहुंचती है और देखती है कि योंग यूरी को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। सेओजुन उसे रोकती है और यूरी से पुलिस स्टेशन कॉल करवाती है। अब अगले दिन हम योंग को पुलिस स्टेशन में सोते हुए देख पाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि कल रात वो अपनी बेटी को क्यों मार रहा था। इस पर योंग कहता है, अच्छा, तो अब मैं अपनी बेटी को डिसिप्लिन भी नहीं कर सकता। सेओजुन यहाँ पर उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब योंग के जाने के बाद एक ऑफिसर सेओजुन से बताता है कि यूरी उसकी रियल डॉटर नहीं है। योंग तो बस उस लड़की को पाल पोस रहा है और वैसे भी अगर योंग ना होता तो ये टाउन भी नहीं चल सकता था। सेओजुन कहती है, अच्छा, वो टाउन संभालता है इसलिए हम उसे उसकी मनमानी करने देंगे। ऑफिसर कहते हैं, नहीं, उनका ये मतलब नहीं था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सेओजुन जब घर पहुंचती है तो यूरी उसके घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। सेओजुन उसे अपने घर में ले जाती है और उसे डिनर वगैरह कराती है और उससे पूछती है कि क्या उसके डैड अक्सर उसे इस तरह से मारते हैं। यूरी बताती है, नहीं, जब वो ड्रिंक नहीं करते तो वो उसे इस तरह से नहीं मारते। सेओजुन उसे समझाती है कि अगर उसके डैड ने उसे दोबारा से मारा तो वो उसके पास आकर उसे बता सकती है। अब डिनर करने के बाद यूरी जब बाहर निकलती है तो उसकी ग्रैंडमा उसे देख लेती हैं और सेओजुन के सामने ही मारकर उसे अपने साथ ले जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेओजुन सोल के हेड ऑफिस में पहुंचती है अपने सीनियर से मिलने के लिए। उसके सीनियर उसे यहाँ पर समझाते हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ। अब यहाँ पर उसके सीनियर किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। उसे कहते हैं कि 1 साल तुम उस टाउन में गुजार लो, उसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। तो सेओजुन का ट्रांसफ़र क्यों हुआ था इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को सेओजुन अपने घर लौट रही थी। तभी वो देखती है कि यूरी उसका पीछा कर रही है। वो उसे पीछा करते हुए देखकर उसे अपनी साइकिल पर बिठा लेती है और उसे उसके घर ले जाती है। अंदर जाने से पहले यूरी कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सेओजुन उसे अपने घर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे उसके घर भेज देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेओजुन घर आकर ड्रिंक कर रही थी। तभी यहाँ पर किसी मीसू नाम की लड़की का कॉल आता है जिसे सेओजुन रिसीव नहीं करती और तभी यहाँ पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। सेओजुन दरवाज़ा खोलती है तो बाहर यूरी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे बुरी तरह मारा गया है। सेओजुन उससे पूछ रही थी कि उसे किसने मारा है और तभी स्टेशन से एक कॉल आती है और सेओजुन को बताया जाता है कि समुद्र के किनारे एक औरत की लाश मिली है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये लाश यूरी की ग्रैंडमा की होती है।
यहाँ पर सेओजुन यूरी से पूछती है कि कहीं उसने तो कुछ नहीं किया। इस पर यूरी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। वो बताती है कि कल रात उसके डैड ने उसे फिर से मारा था। वो अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग निकली और उसे पकड़ने के लिए उसकी ग्रैंडमा उसके पीछा कर रही थी। तभी वो समुद्र के किनारे गिर गई होगी। अब योंग भी स्पॉट पर पहुंचता है और वो अपनी माँ की लाश देखकर यूरी को ही दोष देने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और उसे मारने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। अब रात को बारिश हो रही थी और यूरी फिर से सेओजुन के घर पहुंचती है। सेओजुन उसे फौरन से वॉशरूम में ले जाती है उसके कपड़े चेंज करने के लिए, और तभी वो देखती है कि यूरी की पूरी पीठ पर चोट के निशान होते हैं। यूरी की इतनी ज़्यादा चोट देखकर सेओजुन फैसला करती है कि वो उसे अपने पास ही रखेगी। फिर सेओजुन उसे नहलाती धुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके डैड उसे इतना ज़्यादा क्यों मारते हैं, उसकी मॉम कहाँ है और वो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। यूरी बताती है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर बहुत पहले ही जा चुकी हैं और वो अब कभी नहीं लौटेंगी। अब अगले दिन सेओजुन यूरी को शॉपिंग पर ले जाती है। नए कपड़ों के साथ साथ वो उसे एक सेल फोन भी दिलाती है ताकि अगर योंग उसे फिर से मारे तो वो पुलिस स्टेशन कॉल कर सके। अब उसी रात योंग यूरी को लेने के लिए सेओजुन के घर पहुंचता है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। सेओजुन उससे कहती है कि गर्मियों की छुट्टी तक यूरी उसके पास ही रहेगी और तब तक वो भी अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर निकल पाएगा और यूरी के लिए भी यही ठीक रहेगा। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि मीसू पुलिस स्टेशन आ पहुंचती है सेओजुन से मिलने के लिए। उसे देखकर सेओजुन छुट्टी ले लेती है और फिर ये दोनों एक साथ बीच पर जाती हैं। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सेओजुन होमोसेक्सुअल है और वो मीसू के साथ रिलेशनशिप में थी। इनके इस रिलेशनशिप की खबर बाहर आ गई थी और इसीलिए सेओजुन का ट्रांसफ़र इस टाउन में कर दिया गया था। यहाँ पर मीसू बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वो चाहती थी कि सेओजुन भी उसके साथ चले, लेकिन सेओजुन इनकार कर देती है। इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मीसू नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। उसे मनाने के लिए सेओजुन उसे किस कर लेती है और तभी यहाँ पर योंग इन्हें किस करते हुए देख लेता है। तो अब इसके बाद सेओजुन घर पहुँचती है और वो देखती है कि यूरी ड्रिंक कर रही थी। यहाँ पर यूरी अपना सर दीवार में लड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझे मार लो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। सेओजुन उससे कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही है और फिर वो उसे शांत करके सुला देती है। अब अगले दिन सेओजुन को पता चलता है कि समुद्र के किनारे एक आदमी पागल हो गया है। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और देखती है कि ये एक इंडियन बंदा होता है जिसका नाम बकीम था। वो अपने घर जाने की जिद कर रहा था क्योंकि उसकी माँ बीमार है। असल में बकीम एक इलीगल इमिग्रेंट होता है और ये योंग के अंडर में काम किया करता है। तब इसके बाद सेओजुन योंग को पुलिस स्टेशन में बुलाती है और वो बकीम को घर वापस भेजने का ऑर्डर देती है। योंग कहता है कि अगर उसने एक को जाने दिया तो सब जाने की जिद करेंगे, फिर टाउन का काम कौन करेगा। सेओजुन उसे समझाती है कि वो जल्द से जल्द बकीम को वापस जाने दे, वरना उसे इमिग्रेंट ऑफिस में रिपोर्ट करनी होगी, फिर ये मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर योंग उल्टा सेओजुन को धमकी देने लग जाता है कि अगर उसने उसके काम में टांग अड़ाई तो कल रात उसने जो भी देखा है वो सबको बता देगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सेओजुन अपने घर में थी और वो यूरी से कहती है कि अब तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो अब तुम्हें अपने घर लौटना होगा। लेकिन यूरी अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो सेओजुन से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वापस न भेजे। यूरी उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और बहुत सारे प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे अब ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और भी ज़्यादा ओबीडियंट बनेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सेओजुन यूरी की हेयर कट बिल्कुल अपनी तरह कराती है। फिर वो उसे स्कूल के नए यूनिफॉर्म्स दिलाती है और उसे ज़बरदस्ती घर छोड़ देती है। अब रात को जब योंग घर लौटता है तो वो यूरी को देखकर उसे ताने मारने लगता है कि आखिर उसने उसे घर वापस छोड़ ही दिया। और यहाँ पर होंग सेओजुन और मीसू के रिलेशनशिप के बारे में भी यूरी को बता देता है और फिर वो यूरी से पूछता है कि तुम दोनों इतने दिन एक साथ थे, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। यूरी भागकर सेओजुन के घर पहुँचती है और उससे कहती है कि अच्छा, तुमने इसलिए मुझे वापस मेरे घर भेज दिया ताकि तुम उस लड़की के साथ जा सको। सेओजुन यूरी को समझाने वाली थी कि तभी यहाँ पर योंग भी आ जाता है और वो कहता है अच्छा, जब तुम्हारा इस लड़की के साथ काम निकल गया तो तुमने इसे इसके घर वापस भेज दिया। सेओजुन को लगता है कि यूरी ने योंग को कुछ उल्टा सीधा बताया है, इसलिए वो उन दोनों को ही अपने घर से भगा देती है। अब अगले दिन सेओजुन को खबर मिलती है कि योंग और बकीम लड़ रहे हैं। सेओजुन स्पॉट पर पहुंचती है और दोनों को अरेस्ट करवा देती है। अब रात को सेओजुन यूरी को अपने घर ले आती है
उसे डिनर करवाने के लिए। ये दोनों डिनर कर ही रही थी कि तभी बाहर पुलिस आती है और ऑफिसर कहते हैं कि सेओजुन को उसके साथ चलना होगा क्योंकि योंग ने उसके ऊपर उसकी बेटी के साथ मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। अब सेओजुन और यूरी दोनों को ही पुलिस स्टेशन में ले जाकर अलग अलग पूछताछ की जाती है। ऑफिसर यहाँ पर सेओजुन से बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल टच हुआ था या नहीं। सेओजुन सच्चाई से जवाब देते हुए बताती है कि हाँ हुआ था। यूरी मार खाकर उसके घर आई थी और उसने उसकी चोट देखकर उसकी मरहम पट्टी की थी। आगे सेओजुन ऑफिसर से पूछती है कि एक बच्ची जिस पर अत्याचार किया जा रहा था, क्या उसकी मदद करना गलत है? ऑफिसर जवाब देता है कि हाँ ये गलत हो जाता है अगर कोई होमोसेक्सुअल इस तरह से किसी की मदद करे तो। ऑफिसर की बात सुनकर बेचारी सेओजुन रो पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो फीमेल ऑफिसर्स यूरी से पूछताछ कर रही थी कि क्या कभी सेओजुन ने उसे गलत तरह से टच किया है। इस पर यूरी झूठ बताती है कि हाँ वो उसे अक्सर हग और किस किया करती थी। फिर ऑफिसर्स यूरी को एक डॉल देती हैं और उससे कहती हैं अब बताओ सेओजुन तुम्हें किस तरह से टच करती थी। यहाँ पर यूरी डॉल को बड़े ही अजीबो गरीब तरह से टच करने लगती है जिससे ऑफिसर्स को लगता है कि सेओजुन यूरी के साथ ये सब करती थी। तब इसके बाद ही सेओजुन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सेओजुन को अरेस्ट होते हुए देखकर यूरी पागल हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ उसे चीफ के साथ ही रहने दो। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यूरी ने अंदर वो सब इसलिए बताया था क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा कहने से ऑफिसर्स उसे सेओजुन के साथ रहने देंगी। तब इसके बाद एक ऑफिसर यूरी को उसके घर के पास छोड़ते हुए और उसे अपना नंबर देकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। अब रात को हम देखते हैं कि योंग ड्रंक होकर घर आता है और वो यूरी को फिर से मारता है। अब जब योंग सो जाता है तो यूरी उसके रूम में आती है और उसी ऑफिसर के पास कॉल लगाकर अनड्रेस होकर योंग के बगल में लेट जाती है। योंग नींद से जागता है और वो यूरी को ऐसे देखकर उसे बुरा भला कहने लगता है और यूरी भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ऑफिसर ये सब फ़ोन पर सुनकर फ़ौरन से उसके घर पहुंचते हैं और योंग को अरेस्ट कर लिया जाता है अपनी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ करने के जुर्म में। तो अब अगले दिन यूरी से फिर से पूछताछ की जाती है और वो यहाँ पर बताती है कि पिछली बार उसने जो कुछ भी कहा था वो योंग के कहने पर कहा था। अगर वो योंग की बात नहीं मानती तो वो उसे मार डालता। तो यूरी की गवाही के बाद ही सेओजुन को छोड़ दिया जाता है और उसका वापस से सोल में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अब जाने से पहले एक लास्ट बार सेओजुन यूरी से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर योंग को फंसाया मुझे बचाने के लिए, और तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ भी जो हुआ क्या उसमें तुम्हारा ही हाथ था? यूरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो रोने लग जाती है। सेओजुन उसे बताती है कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड अब दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। फिर वो कहती है ठीक है अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। सेओजुन अब वापस से कार में आकर बैठ जाती है और तभी यहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि मुझे इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए पर यूरी पर मुझे तरस आता है। वो बहुत ही छोटी थी जब उसकी माँ छोड़कर चली गई और उसके बाद उसके डैड ने भी उसे अब्यूज़ किया और शायद इसीलिए वो बाकी बच्चों से इतनी डिफरेंट है। कभी कभी तो वो मुझे किसी छोटी बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक छोटी मॉन्स्टर की तरह लगती है। ऑफिसर की ये बात सुनकर सेओजुन रोने लगती है और वो वापस से यूरी के घर पर जाती है, लेकिन यूरी घर पर नहीं थी। सेओजुन उसे ढूंढती है और ढूंढते हुए समंदर के किनारे पहुंचती है जहाँ पर यूरी खड़ी हुई थी। फिर वो उसे कहती है क्या मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर यूरी रोने लगती है और वो उसे हक कर लेती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम इन दोनों को सोल की तरफ जाते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी के लास्ट में सेओजुन को समझ में आ जाता है कि यूरी बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत है। इसीलिए सेओजुन उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि अगर यूरी को अकेला छोड़ दिया जाता तो वो किसी गलत रास्ते पर निकल जाती। तो इस मूवी को LGBT कम्युनिटी के राइट्स के लिए बनाया गया था, जिस वजह से इस मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा कम था और इसीलिए मूवी की लीड एक्ट्रेस डोना और किम सैरोन ने अपने रोल्स के लिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं ली थी। और तो और इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम भी किए थे और डोना को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।